सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस पर। हमारे चैनल पर आपको कॉमर्स विषय से संबंधित तथा एस्टेट सीटेट और नेट इत्यादि से संबंधित वीडियोस जो है वो आपको लगातार हम प्रोवाइड करते रहते हैं। हमारी पिछली वीडियोस में आपने जो है वो +2 क्लास की कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज़ के कुछ चैप्टर जो हैं वो देखे हैं। उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपना अगला चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे। उम्मीद है आप सभी ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं जो कि संबंधित है चैप्टर नंबर 5.1 से, जिसका नाम है संगठन, महत्व एवं प्रक्रिया। यह हम इसको अंग्रेजी में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन, इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस। तो इसी विषय पर आज हम जो है वो अपनी बातचीत करेंगे और इस चैप्टर को आज हम पूरा करेंगे। इसी सीरीज़ को चलाएंगे अभी हम इसी हफ्ते कम से कम इस 5वें चैप्टर को जो है वो 5.1, 5.2 और 5.3 को कंप्लीट करने का जो है प्रयास करेंगे। ये वाली वीडियो जो है वो 5.1 चैप्टर संगठन, महत्व एवं प्रक्रिया तक ही सीमित रखी जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ कुलदीप बिरवाल, PGT कॉमर्स, Government Senior Secondary School, Kalayat District, Kathal, and my qualifications are M.Com M.Ed, UGC NET Commerce as well as Education। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम संगठन का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे कि संगठन होता क्या है, और फिर उसके बाद हम टॉपिक बढ़ाते हुए संगठन के महत्व और उसकी प्रक्रिया और संगठन के प्रकार, इन 3 चीज़ों को हम जो है वो इस पूरी वीडियो में जो है वो सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा संगठन का अर्थ। अर्थ बताने से पहले मिस्टर टोवे ने जो बात कही है, अगर मैं उसको पढ़ दूं तो काफ़ी सारा इस संगठन के अर्थ को समझने में हमारा प्रयास सफल हो जाएगा। क्या कहा मिस्टर टोवे ने? एक कमज़ोर संगठन अच्छे उत्पाद को मिट्टी में मिला सकता है। मतलब कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पर संगठन अच्छा नहीं है उस कंपनी में, तो उसको मिट्टी में मिला सकता है। जबकि एक अच्छा संगठन जिसके पास में अपेक्षाकृत कमज़ोर उत्पाद हो, मतलब मार्केट की अपेक्षा, मार्केट में जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं उसके कंपैरिजन में अगर कमज़ोर हमारे पास में प्रोडक्ट है लेकिन संगठन हमने अच्छा खड़ा किया हुआ है, तो हम अपने उत्पाद को बाज़ार में अच्छे से उसको दौड़ा सकते हैं, अच्छे से हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो मिस्टर टोवे ने बड़ी अच्छे ढंग से कह दिया कि संगठन अच्छा होगा तो हम हर प्रकार के प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं। चलिए, संगठन का अर्थ। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना ही संगठन कहलाता है। विभिन्न अंगों का मतलब हो गया जो अलग अलग हमारी प्रोडक्शन की ब्रांचेज हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मान लो साइकिल बनाते हैं तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस क्या हो सकते हैं, कहीं पर घंटी बन रही है, कहीं पर ब्रेक्स बन रहे हैं वगैरह वगैरह। उनमें आपस में अगर मैत्रीपूर्ण अपना फ्रेंडली जो है वो रिलेशनशिप होगा तो फिर आसानी से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को कर सकते हैं। उसको संगठन की संज्ञा दी गई है। तो प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या होता है? हम उस चैप्टर पर वीडियो हम पहले से ही देख चुके हैं। तो प्रबंध का सबसे प्रथम कार्य क्या था? नियोजन था। तो सबसे पहले प्लानिंग कर ली थी। अब हम उस प्लानिंग को जो है वो अगले आने वाले चैप्टर्स में उनको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करते चलेंगे। तो जो प्लानिंग वहाँ की थी, अब उसका संगठन का कार्य है उस प्लानिंग के ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शुरुआत कर देना। इसके अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं कि क्या क्रियाएं की जाएंगी, क्रियाओं का सामूहिकरण कैसा होगा, उत्तरदायित्व अधिकारों का जो है वो हस्तांतरण कैसे होगा और कौन रिपोर्ट तैयार करेगा। ये सारी की सारी हम चीज़ें संगठन में पढ़ते हैं। तो संगठन का अर्थ क्या हो गया? एक उपकरण की क्रियाओं को परिभाषित एवं सामूहिकरण करने व उनके अधिकार संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया को हम संगठन कहते हैं। मिस्टर हेमन क्या कह रहे हैं? संगठन एक ढांचागत फ्रेमवर्क है
फ्रेमवर्क को आप एक जस्ट ऐसे मैं घर बनाते हैं तो उसमें जो मैप बनाते हैं ना, वो उसको हम फ्रेमवर्क की एक श्रेणी दे देते हैं। या फिर हम कागज़ पर किसी भी कार्य को करने से पहले जो वो कागज़ पे एक वैसे ही आइडिया से ले लेते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करते चले जाना है, तो उसको हम फ्रेमवर्क की संज्ञा दे सकते हैं। तो मिस्टर हेमन क्या कह रहे हैं, संगठन एक ढांचागत फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को समन्वित तथा एक दूसरे से संबंधित किया जाता है। एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं विभिन्न क्रियाओं को और उनको आसानी से हम चलाते चले जाते हैं। या फिर अंग्रेजी में अगर मैं इसको पढ़ दूँ तो ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विद इन विच वेरियस एफर्ट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। ऊपर जो अर्थ लिखा है उसमें भी यही है, मैत्रीपूर्ण समायोजन करना, एडजस्ट करना, इसको कहते हैं। या फिर हम मैकफारलैंड की अगर डेफिनेशन हम पढ़ें, डेफिनेशन इसी प्रकार से लिखी जाती है जैसे आपको दिख रही है डबल कोट्स के अंदर। अगर आपको उस पर्सन का नाम याद ना आए जिसने डेफिनेशन दी है तो आप डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स लगाकर उसको लिख दीजिए। दोनों प्रकार के आपके आंसर बिल्कुल सही रहेंगे। तो मैकफारलैंड क्या कह रहे हैं, संगठन का अभिप्राय व्यक्तियों के एक विशेष समूह से है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। निश्चित उद्देश्य तो क्या है, जो भी कंपनी है, कारखाना, फैक्ट्री है, जो भी उनका निश्चित उद्देश्य क्या है कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है या हमें इतना प्रॉफिट कमाना है वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार के निश्चित उद्देश्य के लिए प्राप्त करने के लिए जब व्यक्तियों का जो विशेष समूह है वो कार्य करना शुरू कर देता है तो हम उसको संगठन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में पढ़े तो एन आइडेंटिफिकेबल ग्रुप ऑफ पीपल्स कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। वही हिंदी का अंग्रेजी वर्जन है कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब विशेष समूह, विशेष व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करते हैं तो हम उसको संगठन के नाम से जानते हैं। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये वाला चैप्टर बिल्कुल आसान है। ध्यान से सुनिएगा, क्या चीज़ याद रखनी है हमें। कंक्लूजन, एक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के निर्धारण करने कि क्या क्या हमें क्रियाएं करनी है उनका निर्धारण करना है एवं सामूहिकरण करना, उनको इकट्ठा करना है जैसे कि डेफिनेशन में भी कहा, तथा कर्मचारियों के मध्य औपचारिक संबंध स्थापित करना है, कर्मचारियों को मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। इस सारी प्रक्रिया को हम संगठन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मन लगाकर। बुक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से आप सीख जाओगे सारा का सारा। और साथ ही साथ बता दूं, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है मैं ऑनलाइन टेस्ट भी जो है वो डालने वाला हूँ। आगे बढ़ाते हैं। संगठन की विशेषताएं भी समझ लेंगे तो भी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, और डेफिनेशन अर्थ समझ लेंगे तो विशेषताएं हम अपने आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य विभाजन संगठन का आधार होता है, अर्थात कार्य विभाजन के बिना संगठन नहीं हो सकता। कार्य विभाजन के अंतर्गत व्यवसाय के पूरे कार्य को अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक विभाग के कार्य को पुनः उपकार्य में विभाजित करते। तो कार्य विभाजन है सबसे पहला कि कार्य डिवाइड कर दिए, कौन कौन सा कार्य करेगा, और डिवीजन भी हम अलग अलग बना देते हैं। साइकिल, मान लो साइकिल ही बना रहे हैं, या फिर एक सैमसंग का उदाहरण ले लेते हैं। सैमसंग कंपनी जो है मोबाइल भी बनाती है, रेफ्रिजरेटर भी बनाती है, वॉशिंग मशीन भी बना रही है, वो लैपटॉप भी बना रही है। तो उन सभी का अलग अलग डिवीज़न डिवाइड कर दिया। मोबाइल वाला अलग सेक्शन हो गया, रेफ्रिजरेटर वाला अलग सेक्शन हो गया, हमारा टीवी भी बनाती है सैमसंग, उसका अलग हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अलग अलग कर दिए, तो वो कार्य विभाजन है। डिवीज़न विभाजन कर दिया सबसे पहले, फिर उनमें भी सब छोटे छोटे पार्ट बना दिए। कोई मोबाइल का स्क्रीन बना रहा है, कोई मोबाइल का फ्रेमवर्क बना रहा है, कोई मोबाइल का कैमरा बना रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है वो कार्य विभाजन हम कर देते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। सबसे जरूरी चीज़ें हैं, बिल्कुल कॉमन सी ऐसी चीज़ें जो है मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है और संगठन का चैप्टर जो है बहुत अच्छे से हम तैयार कर लेंगे। समन्वय, संगठन के अंतर्गत विभिन्न लोगों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं, लेकिन सभी का प्रयास एक ही होता है, उपक्रम के जो भी वो फैक्ट्री है, जो भी कंपनी है, उसके उद्देश्यों को पूरा करना। संगठन ऐसी व्यवस्था करता है कि सभी लोगों का काम अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित होता है। परिणाम स्वरूप समन्वय स्थापित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये समन्वय वाला पॉइंट हो गया कि मिलजुल कर हमें कार्य करना है। तीसरा, सामान्य उद्देश्य।
संगठन के अनेक अंग होते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था सैमसंग वाला, और सभी अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सभी का एक ही सामान्य उद्देश्य होता है जो कंपनी ने डिसाइड कर रखा है, अच्छा प्रोडक्ट बनाना और बिजनेस प्रॉफिट को कमाना। तो ये सामान्य उद्देश्य सभी डिविजन्स का रहेगा। फिर उसके बाद में अगली विशेषता है अनेक व्यक्ति। संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है जो सामान्य उद्देश्य पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। एक अकेला व्यक्ति संगठन का निर्माण नहीं कर सकता, तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है वो संगठन का निर्माण कर सकते हैं। अगली विशेषता प्रबंध का यंत्र। संगठन को प्रबंध का यंत्र माना जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें यदि एक पुर्जा भी खराब हो जाए अथवा सही जगह पर ना लग पाए तो मशीन काम नहीं करेगी। अर्थात यदि क्रियाओं के विभाजन में गलती हो गई या पदों की स्थापना ठीक प्रकार से हम नहीं कर पाए, मतलब किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है, इस तरह की चीज़ें, तो संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था हमारी फेल हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी, सामान्य सी हैं। उसके बाद अगले हम अपने टॉपिक पे चलते हैं महत्व के अंदर। महत्व का मतलब तो इम्पोर्टेंस कहाँ कितनी जो है वो इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम इसकी स्थापना ना करें या करें तो हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन। हर वीडियो में आ जाता है स्पेशलाइजेशन वर्ड, तो आसानी से आप लोग अब समझ पाएंगे इस शब्द को। संगठन के अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को अनेक उप कार्यों में बांटा जाता है। जैसे पहले बताया वर्क डिवीजन में सभी उप कार्यों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो एक ही कार्य को बार बार करके उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य होने लगता है। लास्ट चैप्टर में भी हमने यही पढ़ा था। और संस्था को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होने लग जाते हैं। उसके बाद दूसरा महत्व है कार्य संबंधों में स्पष्टता। संगठन कर्मचारियों के मध्य कार्य संबंधों में स्पष्टता करता है, मतलब कि सबका कार्य जब अलग अलग डिवाइड हो जाता है तो स्पष्ट रूप से हो जाता है कि मुझे कौन सा कार्य करना है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि उनके पदाधिकारी निश्चित हो जाते हैं, कर्मचारी निश्चित हो जाते हैं, तो आसान रह जाता है कि मुझे अपने वर्क की रिपोर्ट किसको देनी है। जिससे क्या होता है कि संदेश वाहन प्रभावशाली हो जाता है, जो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो जाती है। इसका पूरा एक अलग से चैप्टर दिया गया है +2 में संदेश वाहन का, तो वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इससे उत्तरदायिता निर्धारण करने में भी सहायता मिलती है कि उत्तरदायी कौन है उस कार्य के लिए। फिर अनुकूलतम उपयोग। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल काम को अनेक छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर देते हैं। वर्क डिवीजन जो हमने पढ़ा था, प्रत्येक क्रिया को करने वाला एक अलग कर्मचारी होता है उसमें। ऐसा करने से न तो कोई प्रक्रिया पूरी होने से छूटती है, मतलब अधूरी नहीं रहेगी, और न ही किसी क्रिया को अनावश्यक रूप से दोहराया जाएगा। परिणामतः संगठन में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे कि मशीन हो गया, फाइनेंस हो गया, वित्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, मानव शक्ति, स्टॉक वगैरह, उन सब का बिल्कुल सही अनुकूलतम उपयोग हम कर पाएंगे। फिर उससे अगला महत्व परिवर्तन में सुविधा। संगठन प्रक्रिया जो होती है वो संस्था को इस योग्य तो जरूर बना देती है कि वह कर्मचारियों के पद से संबंधित किसी भी परिवर्तन को आसानी से कर पाती है। ऐसा ऊपर से नीचे सभी प्रबंधकों का एक स्पष्ट अधिकार श्रृंखला में बंधे होने के कारण होता है। तो सबके अधिकार, सबके उत्तरदायित्व, किसके प्रति जवाबदेही देनी है, वो सारा का सारा जो है वो हम इस संगठन वाले स्टेप के अंदर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लो कोई छोटा मोटा या बड़ा कोई भी परिवर्तन करना है तो उसको हम आसानी से कर लेते हैं। जब भी कोई प्रबंधक का जो है वो पोस्ट जो है वो खाली हो जाती है, रिक्त हो जाती है, तो पदोन्नति के द्वारा उसको तुरंत भर लिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक अधीनस्थ अपने बॉस की कार्यशैली, जो भी जिस प्रकार से उनके बॉस कार्य करते हैं, उनको अच्छे से समझ चुका होता है, परिचित हो चुका होता है। इसीलिए उन्हें नया पद ग्रहण जब हम करवाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा उनको नहीं होती है। फिर उसके बाद में प्रशासन। प्रबंधकों में अधिकारों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। संगठन प्रक्रिया में प्रत्येक प्रबंधक द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं व प्राप्त अधिकारों का स्पष्ट रूप से जो है ना वो उल्लेख पहले से ही, उनको पहले से ही, जैसे फ्रेमवर्क जो शब्द आया था वो यही वाला है कि उसको पहले से ही सब कुछ जानकारी दे दी जाती है। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि किस प्रबंधक को कौन सा कार्य जो है
वो अपनी देख रेख में करवाना है, किसको आदेश देने हैं, किससे जानकारियां लेनी है, किसके प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार से सारी की सारी चीज़ें जो वो पहले से ही फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रभावशाली प्रशासन करना हमारा संभव हो पाता है। फिर विकास, संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकार अंतरण किया जाता है। ऐसा एक व्यक्ति की सीमित क्षमता के कारण ही नहीं बल्कि काम करने की नई विधियों की खोज के लिए भी किया जाता है। इसमें अधीनस्थों को निर्णय लेने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वे नवीनतम विधियों की खोज करते हैं और उन्हें लागू करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी डेवलपमेंट भी होती रहती है, विकास भी होता रहता है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि विस्तार भी हो जाता है उनका, उनकी ग्रोथ बढ़ती है, नई नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तैयार रहते हैं। अपने उपक्रम जिसके लिए वो कार्य, क्योंकि सामान्य सबके समान उद्देश्य होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है, उनको विकास करने में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उपक्रम जिसकी वजह से उपक्रम की लाभ क्षमता बढ़ती है और सबका विकास होता है इस प्रकार से। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि संगठन का प्रबंध में वही स्थान है जो मानव शरीर में हड्डियों के ढांचे का होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे से ही तो खड़ा रहता है। ठीक है, तो चलिए महत्व के बाद अगले प्रोसेस पे हम चलते हैं। संगठन की प्रक्रिया, तो हमने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर रखा है संगठन की प्रक्रिया को। सबसे पहला है कार्य की पहचान करना एवं विभाजन, दूसरा विभागीकरण, तीसरा काम देना, चौथा सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। तो सबसे पहला कार्य की पहचान। संगठन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है ये कार्य की पहचान करके और काम का बंटवारा कर देना। इस चरण में कुल कामों को अनेक क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण लें तो एक मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाली कंपनी की अनेक क्रियाएं हो सकती है, जैसे कि कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना, मतलब हम पुर्जे नहीं बना रहे, हम रेडीमेड पुर्जे खरीद रहे हैं। उत्पादन करने वाला हो सकता है, मॉल का स्टॉक रखने वाला अलग हो सकता है, अनुसंधान रिसर्च, हम इस विषय पर पहले जो है पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। विज्ञापन वाला हो सकता है अलग से, विक्रय वाला हो सकता है, वित्त व्यवस्था करने का हो सकता है, ऑडिटिंग वगैरह का हो सकता है, लेटर राइटिंग वगैरह का अलग कार्य हो सकता है, और HRM हो सकता है, कर्मचारियों की व्यवस्था आदि। तो कार्य की पहचान और उनका विभाजन जो है वो इस प्रकार से हम करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में विभाजित करके। फिर विभागीकरण, उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण कर लेने के बाद क्रियाओं का विभागीकरण कर दिया जाता है। विभागीकरण के अंतर्गत क्या आता है, एक समान क्रियाओं का एक समूह बना लेते हैं और विशेष विभाग को सौंप दिया जाता है। जैसे कच्चा माल क्रय करने का कार्य जो है वो कच्चा माल क्रय वाले विभाग को सौंप दिया जाता है। तैयार पुर्जे, जो हमने ऊपर सारे उदाहरण लिए हैं, तैयार पुर्जे क्रय करना आदि, ये सारे क्रय विभाग को दे दिया। मतलब जो भी चीज़ें खरीदी जाएंगी वो परचेज डिपार्टमेंट उसको हैंडल करेगा। उत्पादन करना, स्टॉक आदि का रिकॉर्ड रखना, अनुसंधान करना, ये सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। इसी प्रकार विज्ञापन से रिलेटेड काम हो गया या विक्रय से रिलेटेड काम हो गया, वो मार्केटिंग विभाग को दे दिया। इसके साथ ही जैसे वित्तीय व्यवस्था करना है पैसे का, या ऑडिटिंग वगैरह करना है, पत्र व्यवहार करना है, वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को सौंप दे। उससे क्या होगा, ये इस प्रकार से कार्य करना जो है वो आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा है हमारा काम सौंपना, काम देना। इस चरण में यह निश्चित कर लिया जाता है कि प्रत्येक पद या व्यक्ति को क्या क्या काम करना है। जैसे क्रय प्रबंध को वस्तुओं को क्रय करने का उत्तरदायित्व दे दिया, विक्रय वालों को वस्तुओं को विक्रय का दे दिया, विज्ञापन वालों को विज्ञापन का दे दिया, ऑडिटिंग वालों को ऑडिटिंग वाला दे दिया। तो ये तीसरा है। पहले में हमने क्या किया था, हमने अपने कार्य के विभाजन कर लिया था कि अलग अलग ये हमारे कार्य हैं। दूसरे में हमने विभाग बांट दिए। तीसरे में हमने उन विभागों को काम दे दिया। चौथा सूचना प्रेषित करना। तो इसमें क्या होगा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो उनके मध्य जो संबंधों का स्पष्ट व्याख्या करनी जो है सबसे जरूरी हो जाती है। नहीं तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का अभाव हो जाएगा उनके अंदर। इन संबंधों को रिपोर्टिंग रिलेशन भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कौन उसका अधिकारी है, किसको उसने जवाब देना है, कौन उसके अधीनस्थ, किससे उनको जवाब लेना है। उदाहरण के लिए
क्रय विभाग में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का अधिकारी क्रय प्रबंधक होगा। तो उसी से उन्हें आदेश मिलेंगे और उन्हीं के प्रति उनका उत्तरदायित्व होगा। तो इस प्रकार से ये स्टेप टू स्टेप हमारा चलता चला जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। संगठन के प्रकार। तो हमारे सिलेबस में संगठन दो प्रकार के दिए गए हैं, पहला औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। ठीक है, तो औपचारिक संगठन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तो हम उसको औपचारिक संगठन के नाम से जानते हैं। इसको अंग्रेजी में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। फॉर्मल फॉर्मेलिटी से याद रख सकते हो, जहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ निभाई जा रही हों, जहाँ पर पहले से ही अधिकतर चीज़ें प्री डिसाइडेड हों। जैसे कि स्कूल का अगर उदाहरण दे तो वो औपचारिक संगठन की श्रेणी में आ जाएगा, जहाँ पर विषय पर्टिकुलर अध्यापक को दिया जाता है कि वही अध्यापक उस विषय को पढ़ाएगा, उसी समय पर जाएगा जो टाइम टेबल दिया गया, उस कक्षा में जाएगा, वो कक्षा कहाँ बैठी होगी, उस क्लासरूम में बैठी होगी। तो सारी की सारी चीज़ें से पहले से ही प्री डिसाइडेड जानबूझ के इस प्रकार से की गई हैं। तो जहाँ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, फॉर्मेलिटीज़ की जा रही हों, वहाँ पर हम उसको औपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक उसका रिवर्स मिलेगा। आपसी संबंध अज्ञानतावश जो है वो संयुक्त उद्देश्य के लिए बनते चले जाते हैं। अज्ञानतावश उसमें जानबूझ के किया गया, इसमें अज्ञानतावश जो है वो बनते चले जाते हैं। जैसे कि औपचारिक संगठन की अगर हम डेफिनेशन ले लें तो क्या रहेगी, अगर हम और ज़्यादा खोलना चाहें तो इसको, कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किए गए संगठन जो है वो औपचारिक संगठन कहलाते हैं। तो इसकी विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं तो और ज़्यादा इसको क्लियर करने में आसानी रहेगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है औपचारिक संगठन के लिए, जहाँ पर औपचारिकताएं निभाई जा रही होती हैं, जहाँ पर जानबूझकर संबंध स्थापित किए जाते हैं कर्मचारियों के मध्य, तो हम उसको औपचारिक संगठन कहते हैं। विशेषताएं पढ़ते हैं इसके। सबसे पहले आपसी संबंध। औपचारिक संगठन एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें आपसी संबंधों को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है तथा सभी को अपने अपने दायित्वों और अधिकारों का पता होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो आसान है बिल्कुल। फिर दूसरा नियमों पर आधारित होता है। औपचारिक संगठन में पूर्व निर्धारित नियम पहले से ही हैं, नियम सारे के सारे, तथा कार्यविधियों का पालन करना आवश्यक होता है। इनके द्वारा नियोजन में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। नियोजन में हमने नियोजन वाला पार्ट पढ़ लिया था, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद कार्य विभाजन पहले भी आया था, यही सेम टू सेम अभी थोड़ी देर पहले, तो फिर से आ गया। औपचारिक संगठन में मुख्य आधार कार्य विभाजन होता है। इसी के आधार पर विभिन्न विभाग जो है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फिर जानबूझकर, तो हमारे अर्थ में भी था, इस संस्था में उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए जानबूझकर बनाया जाता है। फिर यह अवैयक्तिक होता है, पर्सनल होता है, ये पर्सनल वाला नहीं है इसमें। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत भावनाओं को अनदेखा करके कठोर अनुशासन के पालना करने की बात कही जाती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का नहीं, काम का महत्व ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद स्थिरता। इसमें व्यक्तियों की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता, यह अधिक स्थिर होता है। तो इसके विशेषताएं रही। फिर इसके लाभ साथ के साथ हम पढ़ लेते हैं। औपचारिक संगठन के सबसे पहला उत्तरदायिता। सभी कर्मचारियों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व निश्चित होने के कारण अकुशल कर्मचारियों को शीघ्र पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उत्तरदायित्व देते हुए वो अच्छे प्रकार से कार्य का उत्तरदायित्व नहीं दे पाएगा और उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है किसी भी कार्य की असफलता होने पर। फिर कार्य का दोहराव नहीं हो पाता इसमें। औपचारिक संगठन में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता है, किसी भी कार्य के छूटने की और कार्य अनावश्यक रूप से दोबारा होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं इसके अंदर। ये सबसे बड़ा लाभ है इसका। फिर तीसरा, आदेशों की एकता। अधिकार जो होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो है वो चलते हैं। इसमें पहले ही पता चल जाता है कि इसके अधीनस्थ हम काम कर रहे हैं या फिर मेरे अधीनस्थ कौन कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उसी के प्रति उत्तरदायित्व बनता है हमारा। तो आदेशों में एकता की भावना जो है वो ज़्यादा इसके अंदर दिखाई देती है। तो ये सबसे बड़ा इसका लाभ ये है। फिर लक्ष्यों की प्राप्ति करने में आसानी होती है इसको, ईजी टू गेट गोल्स। औपचारिक संगठन के अंतर्गत समन्वय स्थापित होने
सभी भौतिक और मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। भौतिक कौन से होते हैं, जैसे मशीनें वगैरह होगी, बिल्डिंग वगैरह होगी। मानवीय कौन से हो गए, जो वर्कर्स हमारे जो काम करते हैं, उनके अच्छे से अच्छा बढ़िया अनुकूलतम उपयोग होने के कारण संस्था के लक्ष्यों को हम ज़्यादा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर स्थिरता, स्टेबिलिटी, सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए और नियमों का पालन करते हुए कार्य करते चले जाते हैं, जिनसे उनमें अच्छा एक हेल्दी जो है वो रिलेशनशिप उनके अंदर स्थापित हो जाती है और संगठन में बहुत ज़्यादा स्थिरता आती है। तो ये विशेषताएं और लाभ हैं औपचारिक संगठन के। फिर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ ना बहुत सारे गुण होने के बावजूद भी कुछ कमियां इसके अंदर जो हैं वो पाई गई हैं। सबसे पहला, कार्य में देरी, डिले ऑफ वर्क। प्रत्येक कार्य नियमबद्ध होने के कारण कार्य में कई बार अनावश्यक देरी हो जाती है। तो कभी कभी कई बार हो जाती है, ऐसे कोई बात नहीं। इतने सारे गुण होने के बाद कुछ कमियां हो जाए तो फिर उसके बाद है पहल करने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसमें इस संगठन में कर्मचारियों को ठीक वैसा ही करना पड़ता है जैसे उनको निर्देश दिए जाते हैं, तो उनको सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता। इससे क्या होता है कि उनमें पहल करने की इनिशिएशन वाली जो पावर है वो धीरे धीरे उसमें कमी आती चली जाती है। फिर यंत्रीकरण, विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों को परिभाषित करके उन्हें इस प्रकार से जकड़ दिया जाता है कि वे चाहते हुए भी अन्य लोगों के ज्ञान और अनुभवों का लाभ नहीं उठा पाते। यंत्रीकरण, मशीनीकरण की तरह सब कुछ लिखित में है, उसी प्रकार से चलते चले जाना। तो एक तरह से मशीनी, जैसे मशीन चलती है, बटन दबा दिया तो चल रही है, बंद कर दिया तो बंद हो गई, उसी प्रकार से कर्मिक भी इसी प्रकार बनते चले जाते हैं औपचारिक संगठन में। चलिए अगला, औपचारिक संगठन क्या होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पीछे अर्थ बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्यस्थल पर लोगों के स्वतः स्थापित समूह से होता है। अनौपचारिक है, कोई औपचारिकता नहीं है, जो लाइक डिस्टेंस एजुकेशन, जब मर्जी दिल किया जब पढ़ दिया, नहीं दिल किया तो नहीं पढ़ा। जबकि औपचारिक में क्या होता था, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, विशेषताएं पढ़ें तो इसका और ज़्यादा अर्थ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली, आधार। इसमें अज्ञानता वंश जो है वो हमारे रिलेशनशिप जो है वो संगठन जो है वो बनेगा। यह औपचारिक संगठन पर आधारित होता है और औपचारिक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों के मध्य ही अनौपचारिक संगठन स्थापित होते हैं। अर्थात पहले औपचारिक संगठन की स्थापना होती है, फिर उसके बाद में वो अनौपचारिक संगठन में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो ये इसका आधार है बनने का। फिर लिखित नहीं है, उसमें तो सब कुछ नियम कायदे कानून थे। औपचारिक में इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इस संगठन में आपसी व्यवहार में कोई लिखित नियम या फिर प्रणाली नहीं होती, फिर भी इसकी अपनी सामूहिक परंपराएं होती हैं जिनका पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी संस्था में कार्यरत एक विशेष व्यक्ति या एक समूह में कुछ व्यक्ति एक अनौपचारिक ग्रुप बना लेते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ परंपराएं, कुछ मान्यताएं विकसित होती चली जाती हैं और फिर उन्हीं को जो है वो मानने के लिए फिर बाध्य होते चले जाते हैं। अगर बाध्य नहीं होते हैं तो फिर वो संगठन वहाँ पे टूट जाता है। फिर उसके बाद में स्वतंत्र स्वदेश वाहन श्रृंखला चलती है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के मध्य संबंधों को कोई परिभाषित नहीं किया जाता, क्योंकि एक निम्न स्तर के व्यक्तियों में का भी उच्च स्तर के व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित हो सकता है। तो संदेश वाहन में प्रवाह को स्पष्ट नहीं किया गया, ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा या एक ही रेखा में चलेगा, रेखीय संदेश वाहन होगा। तो इसमें ऊपर नीचे किसी भी प्रकार से चल सकता है, स्वतंत्र रहता है ये। फिर जानबूझकर स्थापित नहीं किया जाता औपचारिक संगठन, तो वो तो अपने आप ही बन जाता है। रुचियों के आधार पर किस प्रकार के हमारे रिलेशन हैं आपस में, तो उसके हिसाब से संगठन बन जाता है। जैसे हमारी मित्र मंडली, वो औपचारिक संगठन का एक उदाहरण है। फिर संगठन चार्ट का इसमें कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये तो जानबूझकर बनाया जाता है, अपने आप बन जाता है, ये जानबूझकर नहीं बनाया जाता। तो औपचारिक संगठन विधिवत रूप से तैयार किए गए संगठन चार्ट का कोई स्थान नहीं होता। संगठन पुस्तिका में भी इसकी कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि ये तो नियम कायदे कानून होते ही नहीं है इसमें, ये तो हम खुद ही बना लेते हैं। फिर व्यक्तिगत होता है ये। इसमें व्यक्तिगत होने का अभिप्राय ये होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्तियों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है और उन पर किसी भी बात को थोपा नहीं जाता, तो ये व्यक्तिगत होता है। फिर स्थायित्व की इसमें कमी पाई जाती है, स्टेबिलिटी कम होती है। इसका अभिप्राय स्थायित्व का अभाव है। एक व्यक्ति आज एक ग्रुप में बैठता है तो कल दूसरे ग्रुप में भी तो बैठ सकता है वो।
तो स्थायित्व की कमी होती है, बल्कि एक से अधिक ग्रुपों का भी सदस्य हो सकता है कोई व्यक्ति। चलिए अब इसके लाभ। सबसे पहला लाभ, प्रभावपूर्ण संदेश वाहन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। निर्धारित मार्ग न होने के कारण यह संदेश वाहन की एक प्रभावपूर्ण पद्धति है। इसके माध्यम से संदेश अतिशीघ्र गति से जो है वो पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह औपचारिक संगठन के दबाव से राहत मिलती है। इसके अंदर अनौपचारिक संगठन में अधीनस्थ बिना किसी डर के अपनी बात अधिकारियों के आगे कह देते हैं, जिससे अधिकारियों को उनकी कठिनाइयों को जानने में सहायता मिलती है। सभी समस्याओं का तुरंत समाधान निकलने का जो है वो चांसेस में ज़्यादा रहता है। सरलता से कठिनाइयों को दूर होने से संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में यहाँ पर भी आसानी रहती है। ठीक है, तो ये उद्देश्यों की पूर्ति करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तो सामाजिक आवश्यकताएं भी यहाँ पर पूरी हो रही है हमारी, क्योंकि हम वहाँ पर मिलजुल कर भाईचारे से जिसके साथ जिसकी सोच मिल रही है उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना ग्रुप बना लिया, संगठन बना लिया। तो सामाजिक आवश्यकताएं भी और उद्देश्यों की पूर्ति भी साथ साथ पूर्ण होती रहती है। तो इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी सीमा तो यही है कि अफवाहें फैलती हैं इसमें। अनौपचारिक संगठन में सभी व्यक्ति लापरवाही से बातचीत करते हैं, क्योंकि कोई नियम कायदे कानून होते नहीं है, और कई बार गलत बात एक व्यक्ति से दूसरे बात तक फैलती चली जाती है और उसके परिणाम ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं यहाँ पर। फिर यह परिवर्तन का विरोधी है। यह संगठन परिवर्तन का विरोध करता है और पुरानी पद्धतियों को ही लागू करने पर जोर रखता है। तो इसीलिए इसके अंदर कर्मचारियों के विकास होने की संभावना कम हो जाती है। फिर तीसरी, परंपराओं का दबाव। इस संगठन में सदस्यों पर सामूहिक परंपराओं का पालन करने का दबाव रहता है। जो उन परंपराओं का पालन नहीं कर पाता उसको जो है वो संगठन से बाहर निकाल दिया जाता है, या वो खुद ब खुद छोड़ के चले जाता है। तो हमने जो है अनौपचारिक और औपचारिक दोनों संगठन पढ़ लिए। दोनों के अंदर बहुत सारे गुण भी हैं तो कुछ दोष भी हैं। जहाँ एक और औपचारिक संगठन संस्था के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त करने में सहायता करता है, वहीं दूसरी ओर यदि ठीक ठाक से प्रयोग में लाया जाए तो अनौपचारिक संगठन का भी महत्व जो है वो बहुत बढ़िया है। संक्षेप में अगर हम कहें तो कर्मचारियों में अनौपचारिक संबंध और औपचारिक संबंध एक दूसरे के पूरक हैं, पूर्ति करते हैं एक दूसरे की। इसी संबंध में हम कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन एक सामूहिक कार्य के लिए, कौन सा सामूहिक कार्य हम कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है हमारा, एक ही है, संस्था को लाभ प्राप्त करवाना। तो सामूहिक कार्य करने के लिए इस प्रकार जरूरी होते हैं, जैसे एक कैंची को कार्य करने के योग्य बनाने के लिए उसमें 2 ब्लेडों का होना आवश्यक है। तो दोनों का ही अपना अपना महत्व है। छोटी मोटी कमियां तो सभी में हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोनों में अंतर। तो आज का हमारा ये लास्ट रहेगा टॉपिक इस पार्ट का। ये पार्ट यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगा हमारा। दोनों में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर थोड़े से 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, दोनों में अंतर। सबसे पहला अर्थ। अर्थ में तो हमने पढ़ ही लिया। एक में औपचारिक संबंध स्थापित होते हैं, जानबूझकर किए जाते हैं, और एक में स्वतंत्र रूप से जो है वो संबंध जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं, आपसी संबंध हमारे। दूसरा उद्गम, यानी कि कहाँ से इसका शुरुआत हुई। इस जो औपचारिक संगठन है उसका नियम नीतियों और कायदे कानून वगैरह जो कार्यप्रणाली है उनसे उद्गम होता है इसका। और जो अनौपचारिक होता है उसमें जो है सामाजिक संबंधों से उद्गम होता है इसका। जब इकट्ठे बैठने लग जाते हैं एक से सिर्फ विचारधारा के कर्मचारी, तो वहाँ पर संगठन बन जाता है उनका धीरे धीरे। फिर तीसरा, अधिकार, अथॉरिटीज़। अधिकार संगठन में स्थापित पदों के कारण उत्पन्न होते हैं औपचारिक संगठन में, और ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। जबकि अनौपचारिक संगठन में अधिकार व्यक्तिगत गुणों के कारण उत्पन्न होते हैं, और अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे या समतल भी हो सकता है या नीचे से ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि इसमें तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें है ही नहीं फिक्स। फिर उसके बाद में व्यवहार, बिहेवियर। व्यवहार जो है औपचारिक संगठन में पहले से ही निर्धारित होता है, क्योंकि फ्रेमवर्क तैयार होता है। अर्थात यह पहले से ही मालूम होता है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किसका कौन बॉस होगा और किसके अधीनस्थ काम करेगा, किसको जवाबदेही देनी है वगैरह, ये सारे सिर्फ पहले से ही फिक्स हैं। वहीं अनौपचारिक संगठन में व्यवहार व्यक्तिगत लगाव पर निर्भर करता है। जिसके साथ में मेरी अच्छी बनती होगी मैं उसी के साथ संगठन बनाना शुरू कर दूंगा, मतलब पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन, संदेश वाहन, संप्रेषण परिभाषित होता है औपचारिक संगठन में। यह जो है वो सोपान श्रृंखला के अनुरूप चलता है। जो है वो
जिसको जिसको हमें उत्तरदायित्व हमें अपना देना है, जिसके ऊपर फिक्स करना है, किसको जवाबदेही देनी है, ये सारी की सारी जो है वो पहले से ही फिक्स होती है। जबकि अनौपचारिक संगठन में संप्रेषण परिभाषित नहीं होता, ये किसी भी दिशा में प्रभावित हो सकता है। डायरेक्ट जो है वर्कर जो है वो प्रबंधक को अपनी समस्याएं या अपने कार्य के बारे में रिपोर्ट दे सकता है, फिर उसके बाद में अंतर का आधार पर करती है। औपचारिक संगठन अधिक स्थिर और टिकाऊ होता है, इसमें पूर्वानुमान लगाना संभव हो जाता है। जबकि अनौपचारिक अस्थिर होता है, कम टिकाऊ होता है, तो इसमें पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं हो पाता। और लास्ट हमारा बेसिस डिफरेंस जो है वो लीडरशिप है, नेतृत्व। औपचारिक संगठन में प्रबंधक अपने उच्च पदों के कारण नेता होते हैं, जबकि औपचारिक संगठन में हम संगठन में से ही किसी एक व्यक्ति को, कर्मचारी को हम नेता चुन लेते हैं। तो ये बिल्कुल आसान से जो है वो चैप्टर था, और इसी के बेस के ऊपर अगला चैप्टर भी आएगा, जिसकी वीडियो आपको इसी हफ्ते में मिल जाएगी। इसी पर आधारित है वो अगले वाला जो चैप्टर हमारा रहेगा, जिसमें हम कार्य का विभाजन करना सीखेंगे अच्छी प्रकार से। इसमें से जो है वो हमारे फाइनल में काफ़ी बार प्रश्न आया है, जैसे कि संगठन की परिभाषा और उसका महत्व बताइए, संगठन की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रकार का प्रश्न बार बार जो है वो परीक्षा में पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड के द्वारा और CBSE के द्वारा। या फिर संगठन, कौन सा संगठन अधिक स्थिर होता है, आपने पढ़ लिया, इसी में ही आया था। स्थिरता जो है वो औपचारिक संगठन में अधिक होती है। किस संगठन में कार्य का दोहराव नहीं हो पाता, औपचारिक संगठन में कार्य का दोहराव नहीं होता। इस प्रकार से कुछ प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट जो है वो मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ। हो सकता है आज या फिर कल आप तक जो है वो सभी बच्चों तक पहुँच जाए। तो तब तक के लिए जो है वो मैं आप सबका धन्यवाद हूँ। आप सबने वीडियो को देखा। किसी भी प्रकार का मन में जो भी आपका प्रश्न है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। हमारे फेसबुक पेज पे जाकर भी आप जो है वो हमें प्रश्न पूछ सकते हैं या हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी 2 वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैटर आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, googleanswers.com और teachercommerce.com। वहाँ पर भी इसी प्रकार के हम लगातार जो है वो कंसेप्ट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालते रहते हैं। तो अंत में आप सबका मैं धन्यवादी हूँ जो आप सबने सहयोग दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके भी हमें बताएं। कमेंट करके भी आप जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो प्रश्न हमारे से पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।